जैसे कि आप लोगों को पता है ISC 12 का कंप्यूटर साइंस का पेपर तो हो चुका है, पेपर भी बहुत अच्छा आया था। तो आज की इस वीडियो में हम उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा पेपर का लेंथी होने की वजह से वीडियो के 2 पार्ट्स हो जाए, तो कोशिश करेंगे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे वो आज ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को कोई डाउट हो तो बाद में आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्लास हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। हमें बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो देखो कॉम्प्लीमेंट निकालना आप चाहे तो होल कॉम्प्लीमेंट डाल के भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते थे, बाकी आप डायरेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर मैंने बोला a का कॉम्प्लीमेंट लगा दो, डॉट को मैंने प्लस कर दिया। b कॉम्प्लीमेंट था तो b का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया। यहाँ पर प्लस के लिए हम डॉट लगा देंगे, b कॉम्प्लीमेंट है तो b का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देंगे, डॉट का प्लस हो जाएगा और c पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये मेरा बन गया है फाइनल एक्सप्रेशन। देख लेते हैं इसके अंदर कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर सी क्वेश्चन सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक असर्शन है, एक रीजन है। अगर हम असर्शन की बात करें तो असर्शन ये आपके पास लगा हुआ है, कौन सा साइन है और का, और फिर होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो x और y का होल कॉम्प्लीमेंट क्या लॉजिकल इसके इक्वल है? यस, इसके लॉजिकल इक्वल आएगा। लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। ये बात कहती है कि लॉजिकल ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो कह रहा है ऑपरेंड डज नॉट चेंज एज द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बात जो है वो इससे कनेक्ट नहीं कर रही है। तो जब ये बात इससे कनेक्ट नहीं कर रही है तो आप ये कहेंगे कि ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आप बोल सकते हैं असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू है और रीजन आपका नहीं, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहा, ये बोलेंगे। असर्शन ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। ये है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल आपको पता है, 0 का 1 हो जाता है और उसके बाद प्लस का डॉट हो जाता है। तो जहां जहां हमें 0 मिलेगा वहां हम 1 कर देंगे, 1 का हम 0 कर देंगे और अपने साइंस को बदल देंगे। आंसर देख लेते हैं। ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये डॉट y, ये प्लस, फिर x डॉट y का इक्वल टू बनेगा y डॉट ये आपका और x कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक बार देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमारा कहीं पर आंसर मैच हो रहा है। यस, आंसर बी से मैच हो रहा है। अरे ये इक्वल का ये इक्वल साइन होना चाहिए था, ये माइनस का साइन लगा हुआ रह गया। ये कुछ मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, अदरवाइज बाकी सही है। तो ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? तो एसोसिएटिव लॉ ही पढ़ रखा है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है a प्लस और b प्लस c इक्वल टू a प्लस b और इक्वल टू c। तो ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कोड दिया हुआ है इसमें हमें, और कोड में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक बार कोड देख लेते हैं। देखिए पब्लिक क्लास पर्सन इंट एज, पब्लिक पर्सन इट मींस ये क्या बना हुआ है आपका? कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इंट एज वेरिएबल है, दिस डॉट एज यानी इस वेरिएबल को एज में अपने जो पैरामीटर में वैल्यू है वो दिस कीवर्ड की हेल्प से आपके जो वेरिएबल्स को है ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू पास कर दी गई है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कीवर्ड दिस रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्या वो करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास को वैल्यू रेफर करता है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। The keyword this differentiate between the instance variable age and the parameter. Yes, जो पैरामीटर में आपके पास वेरिएबल है और जो आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ए और बी, बी और सी यानी सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्शन द ब्रेक स्टेटमेंट प्रिवेंट। हमें किस चीज से रोकता है? फॉल थ्रू इफेक्ट इन द स्विच केस। यस, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया हो तो क्या होगा? स्विच में जहां पर भी आपका केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ब्रेक नहीं है तो वहां
के बाद केस 2 केस 3 और जहाँ तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फालतू को आपको प्रिवेंट करता है बात, ठीक है। सेकंड क्या बताया हुआ, द रीजन क्या है उसका, द ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स अननेचुरल एग्जिट फ्रॉम द लूप। देखो लूप की बात नहीं हो रही, जो आपका स्विच में यूज हो रहा है वो दूसरा ब्रेक है, जो आपका लूप में यूज हो रहा है वो आपको क्या कह रहा है, अननेचुरल एग्जिट देता है लूप से। हाँ बिल्कुल अननेचुरल एग्जिट देता है। अगर मैंने कोई लूप डाला हुआ है, मैं बोल रही हूँ इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो वहीं से ब्रेक हो जाए मेरा लूप, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये दूसरे रीजन से सही है, ये लूप के अकॉर्डिंग सही है। तो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो आपका फर्स्ट आंसर इसके अंदर ए पार्ट सही हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन सॉरी, ये आप कहिए रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि है तो दोनों बातें सही, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैसे अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा कोनोनिकल एक्सप्रेशन बतानी हमें 2, 5 और 7 की। तो कोनोनिकल एक्सप्रेशन निकालनी है आपको। तो देखिए क्या करना था इसमें, ये आपके पास टर्म्स हैं 2, 5 और 7। तो अगर आपको कोनोनिकल एक्सप्रेशन बनानी तो सबसे पहले आपको इनका बाइनरी बना लेना था। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला तो मैं उसी से बता रही हूँ। 2 का बाइनरी है हमारे पास 0, 1, 0, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 5 का बाइनरी 1, 0, 1, देन 7 का बाइनरी हो जाएगा हमारे पास 3, 3, ठीक। अब ये हमने इसकी बाइनरी बनाए हुए। अब उसने मुझसे बोला है कि अब अगर मैं इन सारे टर्म्स को एक साथ लिखूँ मैंने, ठीक है, देखो ये मैंने सारे टर्म्स को लिखा है, ये 2 है हमारा, तो 0, 1, 0, फिर ये था मेरा 1, 0, 1, देन है मेरे पास 1, 1, 1, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इनके प्लेसेस पर मैं इनके वेरिएबल्स लिख रही हूँ, तो p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r और p प्लस q प्लस r, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या होता है इसमें, 1 पर बार लगता है, तो 1 पर बार लगता है तो जहां जहां 1 मिलेगा वहां बार लगा देते हैं, यहाँ बार और यहाँ तीनों पर बार हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा और इसको भी बीच में डॉट से क्लोज कर दूँ। तो ये आपके पास बन गया कोनोनिकल एक्सप्रेशन, जिसके सॉल्यूशन में मैच हो रहा है, ये फर्स्ट में मैच हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 8th क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। पहला यहाँ पर कुछ असर्शन है, रीजन है, P में लिखा हुआ है इट इज अ हॉलीडे और Q में लिखा हुआ है क्या है, इट इज अ संडे, ठीक है। क्या बताया हुआ है, इफ इट इज नॉट संडे देन इट इज नॉट अ हॉलीडे, ठीक है, बिकॉज फिर क्या है, इट इज नॉट हॉलीडे। देखिए ये क्या लगा हुआ है, इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, तो इम्प्लीकेशन में इफ और देन का यूज होता है, इफ और देन, ठीक है। अब रीजन बताया हुआ, इनवर्सेस फॉर्म कब बनता है, जब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आर इंटरचेंज्ड, जब वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और असर्शन में बोला हुआ है इन्होंने कि अच्छा इट इज इफ इट इज नॉट संडे देन इट इज नॉट हॉलीडे, तो ये तो इफ और देन से जोड़ दिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो रीजन है वो रीजन तो नहीं है, इनवर्स में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कन्वर्स में होता है, तो इस वजह से ये रीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रीजन रॉन्ग है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, तो रीजन इज नॉट ट्रू। आंसर में आपका सी पार्ट आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगो नोटेशन। देखो बिगो नोटेशन हर साल ही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर के ही जो मार्किंग सिस्टम में क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आया था, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, तो पहला स्टेटमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो पहले स्टेटमेंट से मुझे मिल रहा है O और P, ठीक है। सेकंड से मिलेगा मुझे इस स्टेटमेंट से O और ये मिलेगा P इंटू Q, P डॉट Q लिख लो या P इंटू Q लिख लो, P डॉट Q भी लिख सकते हैं आप। तो किस में आपका आना चाहिए आंसर,
पूछा है उसने हमसे ये। तो देखो बात ये है कि लूप में जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ही लगेगा, इस वाले में हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा Q और P डॉट Q। ये आपका सॉरी Q नहीं, ये O होगा, O है, ये दोबारा लिख देते हैं O और P डॉट Q, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनटर्म इन कैनोनिकल फॉर्म फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी। ये आपके पास ट्रुथ टेबल दी हुई हो, आपको इसके लिए मिनटर्म निकालना है। तो मिनटर्म निकालना है और चलिए ए बी हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ए बी एक्सप्रेशन है तो यहाँ मेरा क्या क्या मैच हो रहा है, 0 0, यानी एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। मिनटर्म निकालना है तो लिख देते हैं मिनटर्म की फॉर्म में ये, और एक यहाँ पर रिजल्ट मैच हो रहा है तो इसको भी डाल देती हूँ मैं मिनटर्म की फॉर्म में। अब मिनटर्म में क्या होता है हमारा, तो मिनटर्म में हमारा 0 पर बार लगता है, तो जब 0 पर बार लगता है तो यहाँ भी बार हो गया, यहाँ भी बार हो गया। ठीक है, यहाँ तो दोनों में 1 ही 1 है तो कोई बार नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 0 0 के लिए आंसर एक बार दिखा देते हैं नीचे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कैनोनिकल फॉर्म से जोड़कर लिख देंगे A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A डॉट B हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स। ये भी क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आता ही है इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में, बल्कि पोस्ट फिक्स ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना पोस्ट फिक्स आपका क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है। इजी क्वेश्चन है, देखो स्टेप्स लिखे हैं, मैं उसी से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरह। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, a माइनस बी और डिवाइडेड बाय सी और प्लस ये आपके पास एक्सप्रेशन है। क्या करेंगे पहले, देखो पहले डिवाइड या मॉड जो भी कुछ पहले मिल जाए, तो यहाँ पर पहले आपके पास डिवाइड है तो डिवाइड को आपको शिफ्ट कर देना पड़ेगा, तो a माइनस बी ऐसे ही रहेगा और c के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो इतनी एक्सप्रेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये फिक्स होगी, अब ये कहीं और नहीं जाएगी, जो भी कुछ हमें करना होगा बाकी की रिमेनिंग में करेंगे। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या मिल रहा है, हमें पहले मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई मिल रहा है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई शिफ्ट हो जाएगा, तो डी मल्टीप्लाई ई है तो ये ई इधर आ जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये ई के बाद चला जाएगा, बाकी के एक्सप्रेशन हम वैसे के वैसे ही कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या करते हैं, अभी जो माइनस का साइन इतनी तो सॉल्व हो गई हमारा, माइनस का साइन शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, इधर इस ब्रैकेट में और इस डिवाइड के साइन के बाद, तो हमारा पास बन जाएगा ए बी सी डिवाइडेड माइनस, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। अब डी ई ये आपका फिक्स हो गया था, ये तो कहीं जा नहीं सकता है, तो इसके बाद एफ इधर आएगा और ये डिवाइड इधर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका जी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व हो गई है, पूरा का पूरा ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं, तो ए बी सी स्लैश यानी डिवाइड ये माइनस हो गया प्लस, अब इस एक्सप्रेशन में क्या बचा होगा, इतना पार्ट हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया, डी बी स्टार एक्स स्लैश, लेकिन ये जो ये जी है इस जी को हम इधर कर लेंगे और स्टार को हम इधर पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन किस में काम कर रही है, पोस्ट फिक्स में काम कर रही है। तो पोस्ट फिक्स में काम कर रही है, बाकी का कुछ बचता ही नहीं, आपकी सारी की सारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, बस ये प्लस का साइन बचा हुआ है, लास्ट स्टेप में इस प्लस के साइन को उठाकर भी हम यहाँ पर पहुँचा देंगे, तो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सब ये वाला हमारा जो है मैट्रिक्स कैलकुलेशन का, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये भी फिक्स रूप से आता ही आता है क्वेश्चन, तो सब कुछ इसमें गिवन होता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं है, तो एक बार मैं बता देती हूँ कैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 2 बाइट्स है हमारे पास, ये 2 बाइट्स जो है ये हमारे डब्ल्यू हो गए, एक तरह से क्या ये तो डब्ल्यू होते ही होते हैं, बेस एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है 1200, ये हमारा बेस एड्रेस हो जाएगा, ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास जे है, ठीक है। तो रो मेजर वाइज हमें निकालना है, तो रो मेजर वाइज का फॉर्मूला डाल देते हैं, रो मेजर वाइज का फॉर्मूला वैसे तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो रो मेजर वाइज का फॉर्मूला मैं तब भी मैं लिख देती हूँ, ये सिंपल वाला, बी यहाँ पर आ जाएगा आपका और डब्ल्यू सी कॉलम के लिए आएगा और ये आपका है आई
माइनस ये LR और प्लस J माइनस LC, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ जो जो वैल्यू दी हुई है आप वो निकाल लीजिए। बेस एड्रेस तो पता ही कितना है 1200, तो 1200 हो जाएगा। और ये आपके पास जो W है, W है आपके पास 2। कॉलम कैसे निकालेंगे, तो कॉलम आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉलम निकालने के लिए होता है हमारे पास UC माइनस LC और प्लस 1। तो UC कितना है हमारे पास, ये 13 हो गया हमारे पास UC, और माइनस ये हमारे पास 4 हो गया LC। ये देखो LC होता है और ये UC होता है। ठीक है, और ये आपके पास LR होता है और ये UR होता है। तो ये वैल्यू उठा ली हमने 13, और ये हो गया आपका -4 और इधर +1। तो कितना आया हमारे पास 10। 13 - 4 + 1 हमारे पास बन गई वैल्यू 10। तो 10 हमारे हो गए हैं क्या चीज, कॉलम हो गए हैं 10 हमारे। बाकी की जो जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं। तो आई हमारे पास है ही वहाँ पर, तो आई की वैल्यू उठा लेते हैं 2, और माइनस LR हमारे पास कितना है -1 प्लस, अब J की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बीच में आपको हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा हो, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा कोशिश करूँगी छोटा छोटा करके सॉल्यूशन करने। +2 और अंदर का सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा। और इधर इनको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 4 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 10 × 20 और 10 × 10, 20 और 10 हो जाएंगे हमारे 30 + 3, ये वैल्यू आ जाएगी। और बाहर कितना है 2 + 1 200। ठीक है, नीचे इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ। 1 200 प्लस 2 इंटू कितना बन जाएगा 33। आगे आप सॉल्व कर दो, वैल्यू में आंसर मैच हो रहा है 1266, ये आंसर मैच हो रहा है 1266। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये आंसर इससे मैच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर फर्दर फंक्शन, और क्या पूछा है हमसे, चलिए फंक्शन तो अब हमें चला के देखना पड़ेगा, हमें इसके रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो रिजल्ट्स निकालते हैं। वैल्यूज में क्या दिया है, व्हाट विल बी द फंक्शन रिटर्न इफ m16 पास किया जाए और n1 पास किया जाए। 16 और 1, 16 और 1, तो यहाँ पर m को मिला 16 और n को मिला है 1। ये वैल्यू हमारे यहाँ पर पास हो गई है। चलिए फंक्शन को कॉल लगाते हैं। फंक्शन है हमारी, लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, और वैल्यू पास हुई है 16, 1। फंक्शन क्या है हमारा, ये k प्लस सॉल्व और m माइनस n, और है आपका, सॉरी ये नहीं रहेगा, m माइनस n में m माइनस n के बाद कॉमा है, और फंक्शन में है n + 2। जस्ट अ मिनट। तो आप लोगों को विजिबल होगा। फंक्शन मैंने लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये मेरा फंक्शन था। जस्ट अ मिनट बस। m माइनस n, और यहाँ पर है n + 2, ये है मेरा फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी हमें, तो फंक्शन को कॉल लगाते हैं। k के पास क्या है 1, तो 1 प्लस सॉल्व को कॉल लगाई, और m माइनस n पास किया, तो m माइनस n पास करें तो 16 - 1, 16 - 1 पास हुआ, तो यहाँ पर बचा 15, और n + 2, तो 1 में 2 ऐड किया तो यहाँ पर 3 पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 पास हुआ है, तो यहाँ पर 3 पास हुआ, तो क्या n में जो वैल्यू यहाँ पर पास हुई है, तो जो वैल्यू रिसीव हुई है वो 15 रिसीव हुई है, तो क्या 15 छोटा है 0 से, तो भाई कंडीशन तो फॉल्स है, तो कंडीशन
कंडीशन फॉल्स है तो क्या L6 चेक कर लें, हाँ L6 चेक कर लें, क्या M 0 है, नहीं M तो 3 है, तो M की भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो दोबारा से फंक्शन को कॉल कर जाएगी। फंक्शन को कॉल लगेगी तो फिर 1 प्लस यहाँ पर सॉल्व लिखा जाएगा और m माइनस n है तो 15 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बचा 12 और n प्लस 2 लिखेंगे तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ कॉल लगेगी, ये किसको पास हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी m में आ रही है तो क्या m मतलब 0 से छोटा है तो 12 है, 0 से छोटा नहीं है, m क्या 0 है, नहीं वो भी नहीं है, तो फिर से कॉल कर जाएगी फंक्शन को और फिर से हम वैल्यू पास करेंगे। 12 में से 5 हम पास कर रहे हैं तो 12 में से 5 पास करेंगे तो 7 और 5 फिर से 2 ऐड हो रहा है यहाँ पर 7 और 7 और 7 यहाँ पर 7 आया m के पास, क्या 7 लेस देन है 0 से तो कंडीशन तो फॉल्स है, क्या m 0 है, नहीं m तो 7 है, कंडीशन फॉल्स है। फिर एक बार फंक्शन को कॉल लगा देंगे, 7 माइनस 7 यहाँ से पास होगा, क्या हमारा 0 पास हो जाएगा और यहाँ पर 7 प्लस 2 तो 9 पास हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल लगाएंगे यहाँ कंडीशन आपकी मैच हो जाएगी कि 0 से लेस देन नहीं, लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन मैच होगी, तो जैसी कंडीशन मैच हो जाएगी अब वो रिटर्न करना शुरू करेगा, तो रिटर्न करेगा तो यहीं पर 1 और प्लस 0 तो इज इक्वल टू 1 ये रिटर्न करेगा क्योंकि 0 से मैच हो गया, तो जब मैच हुआ तो यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ये 1 अपनी वैल्यू लेकर ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसको 1 मिला और ये भी 1 लेकर गया तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 अपनी वैल्यू यहाँ लेकर आएगा और 1 इससे मिल रहा है तो कितना हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। अब ये 3 भी अपनी वैल्यू लेकर गया, यहाँ से 1 प्लस 3 हो जाएगा तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू ले जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ से ऊपर कोई है ही नहीं, फंक्शन खत्म हो चुका है तो आंसर फाइनल हो जाएगा आपके पास 4 तो इससे आउटपुट में 4 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम दूसरी वैल्यू के साथ दिया हुआ है, एक बार फिर से पूरे फंक्शन को इसी तरह से रन करना पड़ेगा और तब आपका क्या फाइनल आउटपुट आता है। अगर n की वैल्यू 9 हो और n की वैल्यू 1 हो तो सेम इसी तरह से सॉल्व कर लोगे तो उसकी आउटपुट्स भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्मिंग अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन। रिकर्जन के अलावा ये फंक्शन क्या कर रहा था, तो रिकर्जन के अलावा ये फंक्शन ये हमारा था फंक्शन परफॉर्मिंग, अच्छा रिकर्जन जो हमारी चल रही थी, रिकर्जन तो सॉल्व कर ही रहा था लेकिन उसके अलावा क्या कर रहा था, तो उसके अलावा क्या कर रहा था देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन द फंक्शन काउंट हाउ मेनी टाइम m कैन बी रिड्यूस्ड बाय n, कि m में से बार बार n कितनी बार माइनस हो रहा है, एक तो वो चीज वो हर बार काउंट कर रहा था और हर बार n को इंक्रीज कर रहा था 2 से जब तक कि उसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी। और कैसे, यूजिंग रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव मीन्स हर बार फंक्शन अपने आप को कॉल लगा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा फंक्शन, देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, अब देखो डक लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों ने 10th में किए, न्यून, स्पाइड, डक और पैलिंड्रोमिक, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर हैं। मोस्टली आप 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सारे नंबर्स आपके रिकर्सिव कॉल से आते हैं, तो रिकर्सिव कॉल से आते हैं। रिकर्सिव बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए उसके ऊपर और डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। तो फिलहाल डक नंबर को हम देख रहे हैं, हमें पता है डक नंबर कौन सा होता है, जिस भी नंबर में कोई कहीं पर भी 0 मैच हो जाए वो नंबर डक होता है। तो यहाँ कंडीशन देख लें, क्या क्या कंडीशन मैच हो रही है। यहाँ पर a के पास जो वैल्यू रही होगी उसने किसको दे दी, i को दे दी। i जब तक 0 ना हो तो पहले वाले फंक्शन पर क्या पास करना, तो देखो नंबर किसके पास है, i के पास। ये वाला लूप हम y से चलाते थे, जब तक मोस्टली मैंने अपने स्टूडेंट्स को y से लूप चलाना बताया, y जब तक कि i ग्रेटर देन 0 हो, d से एक नंबर निकालो, if d इक्वल टू 0, ऐसे वाले कॉल से हम फंक्शन अपने चलाते थे। तो सेम हमारा a जो है अपनी वैल्यू किसको पास कर रहा है, तो a हमारा फंक्शन अपनी वैल्यू i को पास कर रहा है। तो बेटा जब i को वैल्यू पास कर रहा है तो हम i से तो अपना लास्ट स्टेटमेंट लगाएंगे, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 10। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर अब देखो वैल्यू निकल कर आ रही है, ये मॉड से वैल्यू निकल कर आ रही है किसके पास, c के पास, तो हमें c को क्या चेक करना चाहिए डक नंबर के लिए, कहीं c क्या नहीं है, 0 तो नहीं है, c इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे c 0 हो जाएगा तो हमारा डक नंबर ट्रू हो जाएगा। c 0 तो नहीं है और f में भी हम यहाँ पर 0 को चेक करें, क्योंकि अगर
सी 0 नहीं है तो एफ 0 है और 0 है तो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा तो 0 के इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स में चली जाएगी और हमारा डक नंबर प्रूव हो जाएगा कि ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है डक नंबर के लिए फंक्शन काम करता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 पर 2 पर 3 पर क्या होगा ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया, आप लोग मैच कर दें। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 8, कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन आया है हमारा जो है कंडीशनल मैप का क्वेश्चन। इनसे ज़्यादा आसान तो क्वेश्चन कहीं पर होते ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए कंडीशंस, क्योंकि कंडीशन अगर किसी की सही बन गई तो बाकी का क्वेश्चन तो रॉन्ग होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कंडीशन बना लेते हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वेरिएबल्स हैं हमारे पास जस्ट ये है हमारे पास ये कुछ कंडीशंस मैंने ऐसे मैच करके रखी हुई थी। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर से कंडीशंस मैच कर लेना। ये थी हमारे पास ए, यहाँ पर ए थी ये कंडीशन, एक थी आपके पास एस, एक है सी, एक है एल। ये कुछ कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया एक बार 1 यहाँ मैच हो रहा है, एक बार सी में मैच हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ 0 मैच हो रहा है मेरा और एस में और सी में मैच हो रहा है और उसके बाद ये यहाँ पर मैच हो रहा है। ये मैं पूरी कंडीशन मैच करके दिखा देती, लेकिन ये फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैंने कंडीशन कोई भी मैच नहीं की। बस ये आपको कंडीशन दिखा दी कि आप लोग अपनी कंडीशन मैच कर देना। अगर आपकी ये कंडीशंस मैच हो गई हैं तो फिर बिल्कुल सिंपल, इसके बाद सिर्फ आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। तो देखो ट्रुथ टेबल आपको पता है 4 वेरिएबल की आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए मैं बनाकर ये दिखा देती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन की मैं बना दूंगी तो फिर इजी हो जाएगा बाकी की चीज़ें तैयार करनी। 0 यहाँ से ये हो गए हमारे 0s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फिर अब हमारा 2 का सिंटैक्स आएगा, यहाँ पर सीक्वेंस आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ये कंडीशन मैच हो गई है। इसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 और 1। ये हमारी बन गई है टेबल। अब आपको जहाँ जहाँ कंडीशन मैच हो रही है वहाँ वहाँ आपको अपनी 1 पुट कर देना है। तो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक तो लास्ट में ये 2 1 मैच हो रहे हैं और एक ये आपके लास्ट के 2 1 मैच हो रहे हैं। 2 वेरिएबल छोड़कर एक 1 यहाँ मैच हो रहा है, एक 1 यहाँ मैच हो रहा है। इसके बाद 2 वेरिएबल छोड़ के फिर एक यहाँ 1 मैच हो रहा है और एक यहाँ 1 मैच हो रहा है। बाकी के सारे जीरोस मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी एक्सप्रेशन है। अब आपको रिजल्ट उठाना है, तो देखो इसमें तुम्हें 0 से रिजल्ट उठाना था, तो जहाँ जहाँ आपको 0 मिल रहे हैं वहाँ से आपको रिजल्ट उठा लेना है। बाकी सब में हम 0 भर देंगे और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ से रिजल्ट उठा लेंगे। अब देखो 0 से कब रिजल्ट उठाया जाता है, तो हमने पढ़ा है 100 में 1 से रिजल्ट उठता है और कॉस एक्सप्रेशन बनाई जाती है तो वहाँ पर 0 से रिजल्ट उठता है। तो आप जितने भी 0 से नंबर रखे होंगे वहाँ वहाँ आपके रिजल्ट उठते चले जाएंगे। एक रिजल्ट में उठा कर दिखा दूँ, A प्लस एस और ये हो जाएगा प्लस C प्लस L। इसी तरह से सारे के सारे रिजल्ट्स उठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका के मैप भी बनाना था तो के मैप भी एक बार दिखा दूँ कितनी ऑक्टेट मैच हो रही है। ये हमारा है के मैप। एक बार मुझे थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, मैं इनके सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ। पहले वैल्यू कहाँ पर मैच हुई है, 0 1 2 3 4 5 8 9 12 और 30।
यहाँ पर ये वैल्यू मैच हो गई है मेरी। ये सारी रिजल्ट के हिसाब से अब हमें के मैप बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्लेस निकाल देते हैं के मैप बनाने के लिए जगह। देखो ये बना हुआ है के मैप आपके सामने। तो देखो यहाँ पर, इससे तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा, यहाँ मैं बना लेती हूँ के मैप। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये था हमारे पास AS और ये था हमारा CI। C प्लस L, C प्लस L, C प्लस L और C प्लस L। ये हमारा A प्लस S, A प्लस S, A प्लस S और A प्लस S। 0 0 जो हमारे एड्रेसेस आए थे उसके अकॉर्डिंग हम 0 कर लेंगे। आप लोगों ने सॉल्यूशन कर रखा हो तो भाई आपने एक बार सॉल्यूशन से मैच कर लेना, वरना मुझे पेपर खोलना पड़ेगा। एक बार ये हमारे 0 0 मैच हो गए और एक बार ये इधर भी 0 0 मैच हो गए। अब हमें इसे बना लेंगे कि क्या क्या हमारी बन रही है। देखो यहाँ पर तो भाई देखो एक हमारी बन रही है ऑक्टेट, है ना, और एक बन रही है हमारी क्वाड। एक हमारी क्वाड बन रही है और एक हमारी ऑक्टेट बन रही है। अच्छा यहाँ पर वैल्यू लगानी पड़ेगी हमें बार। तो यहाँ एक बार लग जाएगा और एक यहाँ बार लग जाएगा। देखो इसका तरीका क्या होता है, थोड़ा डिटेल हो जाएगा तो दूसरी वीडियो में, किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, या आप मुझे कमेंट्स कर देना तो मैं बता दूँगी ये बार्स लगाने का क्या क्राइटेरिया होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेसेस मैच कर लेने चाहिए थे अपने, तो एड्रेस आपके मैच हो जाएंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन था, एड्रेस आप खुद से मैच कर लोगे। ये ऑक्टेट बनाने में आपके पास कितनी चारों की चारों बार यूज हो रही है और ये 2 कॉलम है आपके पास से, तो 2 कॉलम में से क्या कॉमन निकल कर आएगा? 2 कॉलम में से कॉमन निकल कर आएगा हमारे पास C। और अगर हम इस स्क्वाड की बात करें तो इस स्क्वाड में 4 कैंसिल हो रहे हैं, इससे निकल कर आ रहा है हमारा A प्लस S। तो ये हमारे वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं C डॉट A प्लस S। और रही बात अगर इसका, वो भी बनाने के लिए आया है कि जो है हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, गेट तो गेट भी बना देते हैं। यहाँ से हम एक गेट पास कर देती हूँ मैं। ये गेट बनना है हमारा और यहाँ से पास हो जाएगा C बार, फिर यहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है और ये पास हो जाएगा ठीक। और इन दोनों से यहाँ पास कर लेते हैं अपना गेट एक और क्या आगे मैंने लगाया ये नॉट का साइन नॉट, तो बस ये वैल्यू हमारी निकाल देगा। तो ये इसका गेट बन जाएगा ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हमारा देखिए सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन B हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप सो आपके आंसर्स मैच हो गए हो, पेपर अच्छा हुआ हो, और कोई भी डाउट लगता है तो आप दोबारा से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप बता सकते हो। मुझसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ कहीं मिस्टेक रह गई है तो आप लोग मुझे भी बता सकते हो। थैंक यू।